नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। आखिरी दिन जहां सभी सियासी दलों के दिग्गजों ने खूब जोर लगाया, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे घटनाक्रम भी सामने आए जिसने हरियाणा की सियासी पारे को और चढ़ा दिया। इसमें एक दिल्ली में घटी घटना, ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई और इस मामले में जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई उसको लेकर दिल्ली से हरियाणा तक बीजेपी ने कांग्रेस को खूब घेरा है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस का तर्क भी सामने आया है, लेकिन वहीं दूसरी बड़ी घटना की बात करें तो यह घटनाक्रम हरियाणा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। 1 घंटे पहले तक बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने वाले अशोक तंवर ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, वो फिर से कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। यह सब घटनाक्रम तब घटा जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में महज 1 दिन का वक्त बचा है। इसका कितना फर्क पड़ेगा और प्रचार प्रसार में कौन सा दल किस पर हावी रहा, यह जानने की कोशिश आज चर्चा के जरिए करेंगे। तो प्रचार का आखिरी दिन, दांव लग चुका है, वादे और दावों का दौर भी थम चुका है, डोर टू डोर चलेगा। लेकिन उन सबके बीच मतदान की तारीख बेहद नजदीक, 1 दिन का वक्त बचा हुआ है। चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का शोर थम चुका है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मैदान में उतरे प्रत्याशी सुबह से ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे और खूब जोर लगाया। हर कोई अपनी जीत का दावा करता दिखाई दिया। हालांकि अब चुनाव प्रचार थम चुका है। 5 अक्टूबर को सभी के लिए अग्नि परीक्षा का वक्त है और 8 अक्टूबर को इस अग्नि परीक्षा का परिणाम सबके सामने होगा। तब साफ हो जाएगा कि आखिर किसकी मेहनत रंग लाई। आखिरी दिन सियासी दिग्गजों ने अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से समर्थन मांगा, उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम और बयानबाजी सामने आई जिसने सियासी गर्माहट को और बढ़ा दिया। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने चुनावी रैलियों के आखिरी दिन कांग्रेस को जमकर घेरा। इस बार उन्होंने दिल्ली में ड्रग्स तस्करी को लेकर दिग्गज तुषार गोयल के कांग्रेस के साथ तार जोड़े जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया। सीएम नायब सिंह सैनी चरखी दादरी के चुनावी मंच से कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पूछा कि कांग्रेस बताए कि तुषार कौन है जिसके तार दुबई तक जुड़े हैं। देश में 5000 करोड़ की कोकीन तस्कर मामले में हुई गिरफ्तारी। तुषार का फोटो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान और दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। हुड्डा साहब ये बताने का काम करे, ये तुषार कौन है जिसकी फोटो आपके बेटे दीपेंद्र और आपके प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के साथ है। यह कौन व्यक्ति है तुषार, जिसके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं और जिसने 5000 करोड़ रुपए का ड्रग सप्लाई किया है? ये कौन व्यक्ति है? इसका तो उत्तर देना पड़ेगा हरियाणा के लोगों को। यह बताना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि मालघर में रख लिया और फिर अपना आराम से बैठा। बताना पड़ेगा 5000 करोड़ ये कोई छोटी रकम नहीं है। हमारे युवाओं के जीवन को दांव पर लगा दिया। ये कौन है जो 5000 करोड़ रुपए के ड्रग्स में ईडी ने पकड़ा है और जिसकी फोटो दीपेंद्र उदयभान के साथ लगी हुई है? ये बताना पड़ेगा ये कौन है। वहीं दूसरी सियासी घटना ये कि बीजेपी को नुकसान हो गया। दरअसल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में अशोक तंवर आए थे। चुनाव से पहले पाला बदलते हुए फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और कांग्रेस के लिए सियासी रूप से फायदेमंद कदम। हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापिस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं और आज का ऐतिहासिक दिन, महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती इस चीज की गवाह बनी है और ऐतिहासिक जीत आज से आपके यहाँ से हरियाणा के अंदर होगी।
चुनाव के महज एक दिन पहले अशोक तंवर का बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामना बड़े सवाल खड़े कर गया। सवाल ये भी कि तंवर के जाने से बीजेपी को किस तरह से नुकसान हो सकता है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस का ड्रग तस्कर के साथ कनेक्शन जोड़ना और तंवर का कांग्रेस में जाना चुनाव पर कितना असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो इंतजार तो 5 तारीख का है और फिर 8 तारीख का है, जिसके लिए ये पूरा तामझाम, पूरा जोर लगाया गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर और वादे भी हुए, दावे भी हुए, लेकिन हवा क्या कहती है, ये जानने और समझने की कोशिश आज चर्चा के जरिए करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया के पास हम सीधे चल रहे हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से आज माहौल देखने को मिला, एक तरफ वादे और दावे, प्रचार का आखिरी दिन, सभी लोग जोर लगा रहे थे खूब, और लेकिन 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, एक तुषार और तंवर की घटना ने सियासी पारे को हाई कर दिया। कितना असर इन दोनों घटनाक्रम का पड़ता देख रहे हैं? देखिए पंकज, 16 अगस्त को मेरे को याद है विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी। 1.5 महीने तक सियासी दलों ने, उम्मीदवारों ने, समर्थकों ने, परिवार वालों ने प्रचार किया। चलिए देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, महेश के पास हम जा रहे हैं। महेश, यही सवाल आपसे है। आखिरी दिन खूब जोर लगाया गया, लेकिन उन सब से इतर 2 घटनाओं ने पूरी सियासत को गरमाया। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक खूब चर्चा हुई। देखिए, साफ तौर से ना तो प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी छोड़ी और ना ही कांग्रेस पार्टी ने अपना दमखम आजमाने में कोई कसर छोड़ी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और यहां तक कि राहुल गांधी सरीखे नेता, प्रियंका गांधी सरीखे नेता कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, जीत की मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगाते हुए नजर आए। तो उसके अलावा जिक्र अगर भारतीय जनता पार्टी में करें तो भारतीय जनता पार्टी के काफी सारे कद्दावर नेता, पूरी की पूरी फौज यहां पर उतार दी गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर नायब सिंह सैनी से लेकर और विप्लव देव और तमाम अलग अलग प्रदेशों से आए लोग यहां पर जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, जिन्हें प्रवासी प्रभारी भी कहा जा रहा है। एक एक पद पर, एक एक जगह पर यहां पैनी निगाह भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाए हुए, और संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का सानी नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल दोनों ही तरफ से ताकत यहां पर आजमाई गई है, चाहे बीजेपी का जिक्र करें और चाहे कांग्रेस पार्टी का। 2 सवालों का जिक्र आप कर रहे थे। एक सवाल जो नशे तस्करी से जुड़ा हुआ है, कोई एक खास शख्सियत किसी के साथ फोटोग्राफ अगर मिलता है तो ये सिर्फ सवाल पूछने के लिए कारण तो हो सकता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जरूरी अगर किसी के साथ फोटोग्राफ आपका है, किसी के साथ फोटो आपकी है, तो फिर उनके साथ कोई ना कोई संबंध भी हर हाल में कायम होगा। ये बेहद जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर जिक्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान का किया जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिछले अगर कई महीनों के अगर आंकड़ों को समझने की कोशिश की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा जब भी दिल्ली के आवास पर मौजूद रहे हैं, 2 से 3 हजार लोग हर रोज उनके आवास पर पहुंचते रहे हैं। और हमने खुद देखा है कि हजारों की तादाद में लोग फोटोग्राफी करते हैं, वहां पर खड़े होकर अपना अपना फोटो खिंचाने का काम करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई नशा तस्कर 5000 करोड़ की खेप के साथ पकड़ा गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा या फिर उदय भान के साथ उनका नाता जोड़ दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि सिर्फ एक फोटोग्राफ के बूते ये कह देना कि उससे कांग्रेस पार्टी का संबंध है या दीपेंद्र या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संबंध है, इस बात से मैं कम से कम इत्तेफाक नहीं रखता। सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन यह सवाल नाकाफी है। जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि डॉक्टर अशोक तंवर का। देखिए, लोगों का हैरान होना तो लाजमी है, हम खुद इस बात को लेकर हैरान हैं कि कोई इतना बड़ा बदलाव कैसे कर सकता है। कल शाम का जिक्र करें तो यहां पर हिसार के नलवा विधानसभा क्षेत्र के मंगाली गांव में दहाड़ते हुए नजर आ रहे थे अशोक तंवर, और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर हरियाणा प्रदेश के तमाम नेताओं पर कांग्रेस पार्टी की हालत को लेकर और ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए कि लगता था कि पूरा का पूरा चुनाव जैसे डॉक्टर अशोक तंवर संभाले हुए हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी को जिताकर ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। लेकिन 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ अच्छा अशोक तंवर को नजर आने लगा है। अगर दोनों का कॉन्ट्रास्ट हम समझने की कोशिश करें तो लोग इस बात को लेकर हैरान हो जाएंगे कि राजनीति में कोई इतना जल्दी रंग कैसे बदल सकता है। अब उसको लेकर चाहे जो भी बात की जाए, किसने बुलाया, राहुल गांधी ने बुलाया या
खुद अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की मंशा के साथ राहुल गांधी तक पहुंच गए, अलग बात है। किसने बीच की कड़ी की जिम्मेदारी निभाई, ये अलग बात है। लेकिन 24 घंटे पहले, 24 घंटे छोड़िए तो कल की बात है, आज भी करीब 2 से 3 घंटे पहले यहां पर अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील करते हुए, ट्वीट करते हुए नजर आ रहे थे, सोशल मीडिया पर अपना मैसेज डालते हुए नजर आ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे सामने रख रहे थे। आखिर 2-3 घंटों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी भी पसंद आ गए, कांग्रेस पार्टी भी पसंद आ गई। और जिक्र यहां पर किया जा रहा था नफे नुकसान का। देखिए, अशोक तंवर आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, सिरसा लोकसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया गया था। अगर उनका बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी का फायदा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी का फायदा कैसे हो सकता है? फायदे नुकसान जैसा बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ चूंकि वो पूर्व सांसद रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए रहे, तो उनका जो पोर्टफोलियो है, यकीनन वो पोर्टफोलियो बड़ा है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक इसलिए भी लगा कि अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर रंजीत चौटाला को टिकट दी थी। रंजीत चौटाला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं हरानिया से। अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर यहां पर डॉक्टर अशोक तंवर को चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था। अब यहां पर कांग्रेसी हो चुके हैं अशोक तंवर। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा है कि दशकों से अपने संगठन के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं पर आखिर भरोसा क्यों नहीं किया? अगर अशोक तंवर के जाने से भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। वीरेंद्र जी, आपके पास आ रहा है, क्या कुछ कहती है हरियाणा की सियासी हवा? क्योंकि अब प्रचार का शोर थम गया, जो घटनाक्रम है वो भी खूब शोर कर रहे हैं। देखिए, अशोक तंवर से पहले एक और घटनाक्रम हुआ आज। सबसे पहले जो है, आज कुमारी शैलजा जो है, उनकी सोनिया गांधी से आधा घंटे तक मुलाकात हुई। तो ये उसकी पृष्ठभूमि है। उसके बाद ही अशोक तंवर को जो है झंडी मिली और वो आज कांग्रेस में विधिवत शामिल हो गए। देखिए, अशोक तंवर के शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होगा और कांग्रेस को क्या फायदा होगा? अशोक तंवर ने जिस तरह के आरोप लगाए थे कांग्रेस छोड़ते समय, क्या वो आरोप धुल जाएंगे? तो मतलब ये स्थिति बनी हुई है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की कीमत पर जिस तरह से अशोक तंवर को गले लगाया, उन्हें संगठन में महत्व दिया, लोकसभा चुनाव लड़ाया, तो ये सब बातें हैं कि देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे और पार्टी ने उनको बहुत मान सम्मान दिया, उनकी पत्नी को भी विधायक बनाया, उनके बेटे को भी उनको राज्यसभा में भेजा, मंत्री बनाया। तो पार्टी को क्या मिला? अंततः वो भी छोड़ गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी में तो एक बहस का विषय हो सकता है कि पार्टी जो दूसरे दलों से लोग आते हैं उनको गले लगा लेती है, उनको मान सम्मान देती है और मतलब सत्ता में भागीदार भी बनाती है और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की मतलब बनाती है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। और ये बात भी देखिए कि अशोक तंवर तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे जी। वो अशोक तंवर जो है विधानसभा का चुनाव जो है वो वहां से नीलोखेड़ी से लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें सराना से लड़ाना चाहती थी, लेकिन वो उस समय के लिए तैयार नहीं थे। वो चुनाव लड़ने इसलिए चुनाव से किनारा कर लिया। अब विधानसभा चुनाव को किनारा करने का आशय उनकी नाराजगी ही माना जा रहा था, तो ये उनको अवसर मिल गया। देखिए, कांग्रेस में उनकी जो शामिल होना, उनकी एंट्री इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए कुमारी शैलजा से भी अनुमति लेनी थी, एक तरह से उनको विश्वास में लेना था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी लेना था। तो इस तरह का एक फैसला हुआ। देखिए, कुमारी शैलजा को विश्वास में लेकर ही हुआ है। और देखिए, कहां तो अपने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी कुमारी शैलजा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे थे और कहां अशोक तंवर उनकी पार्टी से ही बिदक गए, चले गए, छोड़कर चले गए। तो ऐसे में देखिए, पार्टी को कहीं ना कहीं एक वातावरण का नुकसान होता ही है। और इस बात की पूरी संभावना है कि अब जब विधानसभा चुनाव का आज प्रचार खत्म हो गया है तो इसका सिरसा जिले में कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन पार्टी के अंदर एक बहस अवश्य शुरू हो जाएगी कि निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसका पार्टी को हमेशा नुकसान ही होता है। जो कैडर के कार्यकर्ता होते हैं वो तो निष्ठावान और समर्पित रहते ही रहते हैं, लेकिन जो दूसरे दलों से लोग आए होते हैं वो अवसरवादी होते हैं। वो जब भी उनको अवसर मिलता है, जहां भी सत्ता का उनको अवसर मिलेगा, वो पार्टी को छोड़ जाएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी और भी लोग, अब तो विधानसभा का चुनाव के परिणाम के बाद ही स्थिति बनेगी। ऐसे भी कई लोग हैं जो बाद के परिणाम को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि अपनी एक समिति भी बनाई थी कि गुण दोष के आधार पर हम उन लोगों को शामिल करेंगे पार्टी के अंदर, लेकिन उस समिति के ना पर कोई उस पर आवेदन पे विचार हुआ, ना कभी बैठक हुई है। उस तरह लोग अवसरवाद के सहारे ही पार्टी में आते रहते हैं और ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। जी।
देवेंद्र, इस बार हरियाणा का मुकाबला महामुकाबला माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही थी, बीजेपी हैट्रिक के लिए जोर लगा रही थी, तमाम स्टार प्रचारक का चुनावी मैदान में थे, खूब वार पलटवार भी हुआ, मुद्दे भी रखे गए, उन पर भी बात हुई और आज के दो बड़े सियासी घटनाक्रम भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। देखिए पंकज, महामुकाबला इसलिए कि बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने, जैसी मोदी जी की सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, बड़े बड़े फैसले हुए। हरियाणा के मामले में भी ऐसी, क्योंकि बीजेपी अगर हरियाणा हाथ से निकल जाता है तो बीजेपी ये इंप्रेशन नहीं देना चाहती कि मोदी जी का या बीजेपी का जादू, बीजेपी की पकड़ अब ढीली पड़ रही है, लोकप्रियता कम हो रही है जी। इसीलिए हुंकार भरी है तो उसको अंजाम तक ले जाना जरूरी था बीजेपी के लिए। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस हाईकमान को, कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं को पता है ये इस बार हरियाणा में कांग्रेस आ गई तो आगे फिर दिल्ली विधानसभा के चुनाव है और चुनाव होने हैं, नगर निगमों के चुनाव होने हैं, तो क्लिक कर जाएगा। अगर कांग्रेस को लोगों ने अपना लिया, कांग्रेस सरकार बन जाती है हरियाणा में, तो कांग्रेस के लिए रास्ते थोड़ा आसान हो जाएंगे और ये मैसेज आएगा कि कांग्रेस की लोकप्रियता दोबारा बढ़ रही है, कांग्रेस को लोग दोबारा। देवेंद्र, आपके पास मैं फिर आ रहा हूं, आपकी आवाज थोड़ा हम तक साफ नहीं आ पा रही है, कोशिश करेंगे फिर से आपसे जुड़े। महेश, आपके पास में आ रहा हूं। ये मुकाबला बड़ा है, बीजेपी के लिए भी बड़ा है, कांग्रेस के लिए भी बड़ा है और इसका असर भी दूर तलक देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि हरियाणा का वोटर कुछ इसी तरीके से अपना मन बनाता है। और ऐसा भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव में अलग मन वोटर का रहता है और विधानसभा चुनाव आते आते मन बदल जाता है, यानी कि दोनों में अलग मोटिव के हिसाब से वोटिंग होती है। देखिए, ये तो मोदी जी ठीक कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बात तो बिल्कुल ठीक कही गई है कि लोकसभा में मुद्दे अलग होते हैं, लोगों में वोटर्स का मूड अलग तरीके का होता है और विधानसभा चुनाव में अलग तरीके का होता है। लेकिन यहां ये भी बता देना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिल रहे थे, यानी 5 सीटें जो मिली हैं, वो मोदी के नाम की मिली हैं और उसी बात की मिली है कि यहां पर राष्ट्रीय मुद्दों का सवाल था, राष्ट्रीय राजनीति की बात चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि देश को अगर कोई संभाल सकता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय माहौल जिस तरीके का खतरे का भारत के इर्द गिर्द बना हुआ है तो यहां सुरक्षा की जरूरत है। इसी बूते और उससे भी बड़ा फैक्टर मैं अगर समझने की कोशिश करूं तो बहुत सारे वोटर्स के मन को हमने समझने की कोशिश की। उस वक्त उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो केंद्र में मोदी को वोट देने जा रहे हैं, मोदी को ताकत वो देने जा रहे हैं। वजह जब जानने की कोशिश की गई तो एक बड़ी वजह राम मंदिर भी था। राम मंदिर के नाम पर भी बड़े तादाद में लोगों ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, लेकिन हरियाणा की सरकार के लिए राम मंदिर नहीं है। तो ऐसे में यहां और ज्यादा बड़ी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बनने वाली है। काफी सारे ऐसे लोग जो केंद्र में मोदी के नाम पर वोट देने के लिए तैयार थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का जब हमने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें जो है वो लोग तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से खासी नाराजगी थी, एंटी इनकमेंसी जबरदस्त थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि टिकटों के बंटवारे के बाद कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा डैमेज किया है। अंदरूनी हालात की वजह से वो डैमेज हुआ और कह सकते हैं कि अब भी अगर कांग्रेस पार्टी को नुकसान झेलना पड़ रहा है तो वो वोटर की वजह से कम है, इनके अपने नेताओं की वजह से ज्यादा है। जो टिकटार्थियों की फौज कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए खड़ी कर ली और खास बात यह भी थी कि कोई एक अगर होता और उसे पार्टी टिकट दे देती तो कोई बहुत बड़ी परेशानी यहां कांग्रेसियों के लिए नहीं थी। परेशानी यह है कि जिताऊ उम्मीदवार 3-3 बन चुके थे और 3 में से किसी एक को टिकट मिला, 2 अब सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हो रहे हैं। भले ही फोटो वो खिंचवा रहे हो, भले ही जिक्र वो कर रहे हो कांग्रेस पार्टी की जीत का, लेकिन अंदर से वो पूरी ताकत इस बात को लेकर जिता लगाए हुए हैं कि उनका अपना उम्मीदवार यानी कांग्रेस पार्टी का टिकटार्थी चुनाव नहीं जीतना चाहिए, वरना वो अगली बार यानी 5 साल के बाद एक बार फिर से उसी तरह की परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ेगा। फिर सिटिंग एमएलए का फॉर्मूला बनेगा और उसी फॉर्मूले में यही लोग दोबारा से टिकट हासिल कर लेंगे। तो ऐसे में उनकी पूरी जिंदगी बीत गई। चुनाव में टिकट हासिल करने के मकसद को लेकर राजनीतिक कोशिशें वो करते रहे, पार्टी को मजबूत करते रहे। अगर एक बार इन्हें जीत मिली तो अगली बार सिटिंग एमएलए का जो फॉर्मूला है वो फिर उनके आड़े आएगा। तो यहां अपने उम्मीदवार को हराने की कोशिश अगर कोई सबसे ज्यादा कर रहा है तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी कर रहे हैं और यही बड़ी वजह है। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार की वजह से बीजेपी का प्रोफाइल उठता हुआ नजर आया और बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आया। मुझे नहीं लगता, मुझे जो लग रहा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के अपने लोग ही कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये वोटर पर निर्भर
निर्भर करता है कि वो कितना वोट ट्रांसफरेबल मानता है ये नेता जो टिकटार्थी थे, उनके कहने से कितना वोट डाइवर्ट भारतीय जनता पार्टी में होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर इस चुनाव का पूरा परिणाम निर्भर करता है, क्योंकि टिकटार्थी तो हराना चाहते हैं। अब वोटर हराने के लिए तैयार है कि नहीं है ये अलग बात है, लेकिन कोशिश जरूर चल रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बीते एक महीने में आपको यह सुनने को मिला होगा कि कांग्रेस जो एक बड़ी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उसकी सीटों की संख्या में काफी बड़ी कमी आई है। और उसकी कमी की वजह भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार और कोशिशों से कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात हैं। वीरेंद्र जी, प्रचार खत्म हो चुका है। प्रचार के दौरान जोर लगाते तो सभी दल दिखाई दिए, नेता दिखाई दिए। कौन 19 कौन 20 ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि वोटर का मन तो बन चुका होगा कि वो किस तरफ मतदान करने जा रहा है, वो किस तरीके से माहौल है, क्या वो मुद्दा है जिस हिसाब से प्रचार में जोर दिया गया और अब वोटर के मन में वो घर कर गया और उसी हिसाब से वोट किया जाएगा, वोट का आधार बनेगा हरियाणा में वो मुद्दा। देखिए, हर क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं, हर अलग जो फैक्टर हैं वो हावी हैं। देखिए, शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी इस बात का प्रचार कर रही है कि अगर जो है एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं, मतलब कांग्रेस सत्ता में आती है, तो फिर पुनः एक वर्ग विशेष का दबदबा हो जाएगा, आतंक बढ़ जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है ही है। तो मतलब वो सरकार के खिलाफ जो एक लहर बनी हुई है, एक जो भावना सत्ता विरोधी भावना है, उसको कांग्रेस उजागर कर रही है। देखिए, कांग्रेस मजबूत नहीं है। कांग्रेस को इसलिए वोट मिल रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 10 वर्ष के शासनकाल से त्रस्त हैं, बदलाव चाहते हैं, वहां बदलाव की बात है। और शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलग सा वातावरण है। ये निश्चित है कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी विपरीत स्थिति नहीं है और कांग्रेस ने अपना माहौल अपने आप में खराब किया, ये बात बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि कांग्रेस का जो चुनाव की घोषणा से पहले जो वातावरण बना हुआ था, जो एक दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस आसानी से सत्ता में आ जाएगी, लेकिन उसमें बदलाव आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही समर्पण करने जा रही है, स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन कांग्रेस जो बहुत पहले मजबूत दिखाई दे रही थी, उतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही। ये बात निश्चित है कि इस बार जो है त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी। सभी मतदाताओं का इस बात का प्रभाव रहेगा कि जो भी पार्टी आए, सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत के साथ आए, ताकि और ये भी रहेगा कि स्थायित्व की ओर आए। इस बार जो है स्थिति अलग है। देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर थी, 2019 के अंदर लहर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल तो हो गई, लेकिन 2024 के अंदर स्थिति भिन्न है। इसके अंदर ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस क्या सत्ता के बहुमत के नजदीक पहुंच पाती है, या भारतीय जनता पार्टी जो अपने सहयोगी दलों के साथ या जोड़ तोड़ करके सरकार बनाएगी, तो समय बताएगा। लेकिन इस समय यह देखा जाएगा तो यही माना जाएगा कि कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है, कांग्रेस का एज है। पूर्ण बहुमत का इशारा आप भी नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है। कल का दिन, परसों सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। पता चल जाएगा कि हरियाणा में किस पार्टी का दमखम है और सरकार किसकी बनने जो